नमस्कार दोस्तों, आपके इस अपने जीके मास्टर कमल यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने राजस्थान की जो व्यवस्था है जिसमें अपने राजस्थान को कितने कितने किस किस भाग में बांटा गया उन सभी के बारे में पढ़ा था। जो भूगर्भिक जल पट्टी के बारे में पढ़ा था, नलकूप के बारे में पढ़ा था, राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज अब अपने राजस्थान के इसी पार्ट के अंतर्गत राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया, उसमें सेकेंड पार्ट है अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नाउ स्टार्ट क्लास। अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल तथा अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित भाग को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। वापस रिपीट, शुष्क मरुस्थल तथा अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित भाग को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। शुष्क मरुस्थल तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समरेखा, शुष्क मरुस्थल तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर है। थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है अपने 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का सेम ही आंसर है। अगला देखिए, शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग कौन सी समरेखा को स्पर्श करता है, तो यहाँ पे भी अपना आंसर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला देखिए, मरुस्थल का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला को जबकि पश्चिमी भाग 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। वापस रिपीट, मरुस्थल का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला को जबकि पश्चिमी भाग 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। शुष्क मरुस्थल प्रदेश 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। शुष्क मरुस्थल प्रदेश 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा अपने 50 सेंटीमीटर है। राजस्थान को जो दो भागों में विभाजित करती है वो समवर्षा रेखा अपनी 50 सेंटीमीटर है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जबकि पश्चिम में 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निर्धारित है। ये अपना जैसे देखिए इस मैप के अंदर सबसे ऊपर मालवा प्रदेश हो गया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो गया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया। ठीक है, गग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन। ठीक है, ये अपनी अरावली पर्वतमाला की स्थिति, लूनी बेसिन को ये देखिए अपने 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा सबसे राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो राजस्थान को अपने अरावली और राजस्थान को दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को। इसी के साथ ही 40 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा जो अरावली के टच में और इधर की साइड की 50 सेंटीमीटर रेखा जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये पूरा मालवा पठार, नीचे सबसे नीचे देखिए आप, यहाँ पे नागौर की उच्च भूमि हो गई, ये सारे इत्यादि इसके अंदर मिल जाएंगे। फिर आगे अपना देखते हैं। फिर थार मरुस्थल का निर्माण पेलियो आर्कटिक युग में सहारा मरुस्थल से चलने वाली पश्चिमी पूर्वी पवनों के साथ लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ था। वापस रिपीट, थार मरुस्थल का निर्माण पेलियो आर्कटिक युग से सहारा मरुस्थल से चलने वाली पश्चिमी पूर्वी पवनों के साथ लाई गई मिट्टी के द्वारा थार मरुस्थल का निर्माण हुआ था। थार मरुस्थल का राजस्थान में क्षेत्र 2,10,000 वर्ग किलोमीटर है और पूर्ण मरुस्थल है अपने 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। वापस रिपीट, थार मरुस्थल का राजस्थान के अंदर क्षेत्र है 2,10,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि पूर्ण मरुस्थल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। थार मरुस्थल की लंबाई 640 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 300 किलोमीटर है। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल के चार भागों में विभाजित किया गया है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 गग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि व लूणी बेसिन। अब सबसे पहले अपने गग्गर बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। गग्गर बेसिन, इसका उत्तरी भाग अपने मालवा मैदान है
दक्षिणी भाग शेखावटी या शुष्क मरुस्थल है, पूर्वी भाग हरियाणा राज्य है तथा पश्चिमी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जिसके अंतर्गत जिले आने वाले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का उत्तरी भाग। कुछ नया भी इसमें देखिए, जैसे नया जिला ऐड हो रहा है अपना अनूपगढ़, उसका उत्तरी भाग भी पश्चिमी भाग के अंतर्गत यानी कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के अंतर्गत आता है। सेम की समस्या, जल की मात्रा अधिक तो जल वाष्पित और कैल्शियम जमाव, इस कारण से मृदा की अंतिम परत कैल्शियम और जल से मिलकर बन जाती है। इसी से अपने सेम की समस्या होती है। देखो, सेम की समस्या जल की मात्रा अधिक होने पर होती है। जल मृदा के अंतिम परत मृदा परिच्छेदिका में जाकर कैल्शियम में से मिल जाता है। वापस रिपीट, सेम की समस्या जल की मात्रा अधिक होने के कारण होती है और जल की अंतिम परत जल मृदा की अंतिम परत मृदा परिच्छेदिका में जाकर कैल्शियम से मिल जाता है। क्या? जल। ये दोनों मृदा के ऊपर आ जाते हैं जहां जल वाष्पित हो जाता है तथा कैल्शियम की परत जम जाती है, जिसे सेम की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या को दूर करने के लिए हमें जिप्सम तथा रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये समस्या सर्वाधिक हनुमानगढ़ के बड़ोपल और श्री गंगानगर में देखी जा सकती है। सेम की समस्या। अब हो गए अपने नाली, नट या पाट। ये गगन नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली, नट या पाट कहते हैं। बग्गी क्षेत्र जिसे उपजाऊ क्षेत्र कहते हैं, ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में मिलता है। यानी कि बग्गी क्षेत्र जिसे उपजाऊ क्षेत्र कहते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। सर्वाधिक अम्लीयता व क्षारीयता की समस्या गगर बेसिन में ही है। अब होता है अगला अपना शेखावटी प्रदेश, जिसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग आता है। शेखावटी क्षेत्र बांगर प्रदेश, इसके अंतर्गत चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग आता है। शेखावटी प्रदेश में चूने की परत पाई जाती है, इस कारण जल चूने की परत में नीचे बहता रहता है। वापस रिपीट, शेखावटी प्रदेश में चूने की परत पाई जाती है, इस कारण से जल जो चूने की परत में नीचे बहता रहता है। शेखावटी प्रदेश में रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी तथा वनस्पति की कमी के कारण यहाँ दैनिक तापांतर अधिक रहता है। शेखावटी प्रदेश का उत्तरी भाग गगर बेसिन कहलाता है, पूर्वी भाग अरावली प्रदेश कहलाता है, पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल कहलाता है तथा दक्षिणी भाग नागौर उच्च भूमि को स्पर्श करता है। वापस रिपीट, शेखावटी प्रदेश का उत्तरी भाग गगर बेसिन, पूर्वी भाग अरावली प्रदेश, पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल तथा दक्षिणी भाग नागौर उच्च भूमि को स्पर्श करता है। नेक्स्ट अपना देखते हैं नागौर उच्च भूमि। इसका विस्तार नागौर, डीडवाना, कुचामन व अजमेर में हो रखा है। नागौर उच्च भूमि, इसका विस्तार नागौर, डीडवाना, कुचामन व अजमेर जिलों के अंतर्गत है। नागौर उच्च भूमि का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला से, पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल के साथ, उत्तरी भाग शेखावटी प्रदेश व दक्षिणी भाग लूनी बेसिन को स्पर्श करता है। वापस रिपीट, नागौर उच्च भूमि का पूर्वी भाग अरावली से स्पर्श करता है, पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल से, उत्तरी भाग शेखावटी प्रदेश से तथा दक्षिणी भाग लूनी बेसिन को स्पर्श करता है। अब होता है कुब्बड़, बाका, फ्लोरोसिस पट्टी या हाच बेल्ट। ये सारे जो वर्ड होते हैं, ये सारे वर्ड अपने मेड़ता नागौर से पूछकर अजमेर के मध्य विद्यमान है। कहने का मतलब जो ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा के कारण उनके शरीर में कुब्बड़पन आ जाती है, हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है, जिसे ही हम कुब्बड़, बाका, फ्लोरोसिस या फिर हाच कहते हैं। और इस जगह को हमने कुब्बड़ बेल्ट, बाका बेल्ट, फ्लोरोसिस पट्टी या हाच बेल्ट के नाम से जानते हैं, जो कि अपने मेड़ता नागौर से लेके पुष्कर अजमेर के मध्य स्थित है। प्रोफेसर एस.एच. शर्मा के अनुसार यहाँ की खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष नहीं है। प्रोफेसर एस.एच. शर्मा कहते हैं कि जो अपने अजमेर और नागौर के बीच की जो खारे पानी की झील है वो 33 सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि सागर के जल में मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जबकि यहाँ इस तत्व की कमी है। इस क्षेत्र में कुचामन तथा नावा, डीडवाना, कुचामन के अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियां नहीं मिलती। नागौर उच्च भूमि समुद्र तल से 300 से 500 मीटर है।
समुद्र तल, समुद्र जल का उच्च स्तर। भारत में समुद्र तल का मापन चेन्नई तमिलनाडु से किया जाता है। अब अगला टॉपिक है अपना लूनी बेसिन। अगला टॉपिक है अपना लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, इसका विस्तार अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, जालोर, सांचौर, बालोतरा व बाड़मेर में होता है। वापस रिपीट, लूनी बेसिन, इसका विस्तार अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, जालोर, सांचौर, बालोतरा व बाड़मेर में होता है। लूनी बेसिन का अर्थ होता है एक नदी तथा उसकी सहायक नदियां। लूनी बेसिन का अर्थ होता है एक नदी तथा उसकी सहायक नदियां। लूनी बेसिन का उत्तरी भाग नागौर उच्च भूमि से जुड़ा है, दक्षिणी भाग गुजरात से, पूर्वी भाग अरावली से और पश्चिमी भाग अपने शुष्क मरुस्थल से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं, इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां जो कि बालोतरा में स्थित है। वापस रिपीट, इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां जो कि बालोतरा में स्थित है में स्थित पिपलुद मरुस्थल की सर्वाधिक वर्षा होती है। वापस रिपीट, इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां बालोतरा में स्थित पिपलुद मरुस्थल की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस कारण पिपलुद को मरुस्थल का माउंट आबू कहा जाता है। मरुस्थल का माउंट आबू कौन सा है? पिपलुद बालोतरा में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो नखलिस्तान, यह मरुस्थल में किसी झील के चारों तरफ हरियाली विकसित हो जाती है जिसे हम नखलिस्तान कहते हैं, जैसे कोलाई झील, बीकानेर। वापस रिपीट, कि मरुस्थल में किसी झील के चारों तरफ हरियाली विकसित हो जाती है जिसे हम नखलिस्तान कहते हैं, और ये जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोलाई झील, बीकानेर। उसके बाद में होता है बालसन। मरुस्थलीय क्षेत्र में दो पर्वतों के मध्य जिस झील का निर्माण होता है उस झील को हम कहते हैं बालसन झील। जैसे कि अपनी एक सांबर झील है, इसको हम बालसन झील के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, इन पर्वतों के मध्य जब जल समाप्त हो जाता है तो इसे बजादा कहते हैं। वापस रिपीट, जब मरुस्थलीय क्षेत्र में दो पर्वतों के मध्य झील का निर्माण हो जाता है तो उसे वालसन कहते हैं, जैसे कि सांबर झील। और यदि इन पर्वतों के मध्य जल समाप्त हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको कहा जाता है बजादा। थार मरुस्थल के लिए निम्न नामों का प्रयोग किया गया था, जैसे लीबिया व मिस्र में थार मरुस्थल के लिए कहा जाता है सीटिर। लीबिया व मिस्र में थार मरुस्थल को सीटिर कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के अंदर कार्डम कहते हैं, वही पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। थार मरुस्थल के निम्न संभाग तथा जिलों में विस्तारित है। थार मरुस्थल निम्न संभाग तथा जिलों में विस्तारित। सबसे पहले बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में थार मरुस्थल विस्तारित है। फिर सेकंड नंबर पर जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत जोधपुर व जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर व बालोतरा में थार मरुस्थल मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं अपने पाली संभाग। पाली संभाग के अंतर्गत पाली, जालोर, सांचौर व सिरई ये एरिया थार मरुस्थल के क्षेत्र में विस्तारित है। फिर उदयपुर संभाग का राजसमंद। अजमेर संभाग के अंतर्गत की बात करें तो अजमेर, डीडवाना, कोचामन, नागौर व ब्यावर। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली व बहरोड। सीकर संभाग की बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू व नीम का थाना। अगला देखते हैं अपने इसरो की रिपोर्ट। इसरो की रिपोर्ट जो 2007 में आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 67% भाग पर मरुस्थल पाया जाता है। इसरो की रिपोर्ट जो कि 2007 में आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 67% भाग पर मरुस्थल हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 66.11 भाग पर मरुस्थल है। ये अपनी राजस्थान की रिपोर्ट है। अरावली के पश्चिम में 58% भाग पर मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में विस्तारित है। थार मरुस्थल भारत के निम्न 4 राज्यों में विस्तारित है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा। ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि थार के मरुस्थल को रुक्ष या सूखा प्रदेश भी कहा।
जाता है। ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा, थार मरुस्थल को रुक्ष या सूखा प्रदेश भी कहते हैं। श्री गंगानगर से बाड़मेर तक के क्षेत्र को महान मरुस्थल कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। जैव विविधता से क्या मतलब होता है, किसी क्षेत्र में पादप तथा जीव जंतुओं की संख्या, वही यहाँ की जैव विविधता कहलाती है। और विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल है तो अपना थार मरुस्थल है। उसके अलावा अब अपने देखते हैं अरावली पर्वत, अरावली प्रदेश। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंदर स्थित कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। यानी अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का लमसम 80% भाग राजस्थान में विस्तारित है। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से होती है। अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत है मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से होती है। अरावली पर्वत की स्थलीय भाग से शुरुआत की बात करें तो ये अपने खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है, जो कि आगे जाके रायसीन हिल्स दिल्ली तक विस्तारित है। वापस रिपीट, अरावली पर्वतमाला की अगर शुरुआत की बात करें तो मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से होती है, लेकिन अगर स्थलीय भाग में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत की बात करें तो ये खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है, जो रायसीन हिल्स दिल्ली की पहाड़ियों में जाके विस्तारित है। इस रायसीन पहाड़ी पर भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राज्य में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत सिरोही से प्रारंभ होकर सिंगाना झुंझुनू तक विस्तारित है। अरावली पर्वतमाला के राज्य में अगर शुरुआत की बात करें तो ये सिरोही से प्रारंभ होती है, जो आगे चल के सिंगाना झुंझुनू तक विस्तारित है। अब अरावली पर्वतमाला की कुछ विशेषता की बात करें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। यह मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, लेकिन इनमें 12 अंतराल पाए जाने के कारण मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है। पूछा जाए अरावली पर्वतमाला में कितने अंतराल है तो यहाँ पे अपना आंसर होगा 12 अंतराल है, और इसी के कारण मरुस्थल आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है। अरावली पर्वतमाला एक जल विभाजक रेखा है और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ियों की नदियों का जल का विभाजन करती है। अब आगे देखते हैं पर्वतमाला की बात करें तो ये पर्वतमाला मानसून के समांतर होने के कारण राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये पर्वतमाला मानसून के समांतर है। अब देखते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। वापस रिपीट, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम हो जाती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई बढ़ती जाती है। वापस रिपीट, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर तो इसकी ऊंचाई में कमी आती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है मतलब बढ़ती है, कंटिन्यू। राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है, लेकिन सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। अरावली पर्वतमाला अपशिष्ट रूप से यानी घिसा हुआ रूप में स्थित है। इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अपलेंसियन पर्वतमाला से भी की गई है। अरावली पर्वतमाला वलन का उदाहरण है। अरावली पर्वतमाला किसका उदाहरण है? वलन का। इस कारण से इस पर्वतमाला को वलित पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी आकृति सर्पिलाकार आकृति है। अब्दुल फजल ने अरावली पर्वतमाला की तुलना ऊंट की गर्दन के समान की है। अब्दुल फजल ने अरावली पर्वतमाला की तुलना किसके समान की थी? ऊंट की गर्दन के समान। अब आगे देखते हैं, अरावली पर्वतमाला में खनिजों की प्रधानता है, इसलिए इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। अरावली पर्वतमाला की कुल औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 930 मीटर है। एक कथन दिया गया है कि अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। दूसरा कथन दिया गया है अरावली पर्वतमाला राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न यानी खंडित रूप से नहीं फैली है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, अपने ये 4 आंसर दिए गए,
इसने सबसे पहले बोला अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। नहीं सर, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के प्रसार को नहीं रोकती। अब सेकंड नंबर देखा, अरावली पर्वतमाला राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छेदित यानी खंडित रूप से फैली, खंडित नहीं रूप से फैली हुई है। ये जो दूसरा तात्पर्य कथन है, ये दूसरा कुछ हद तक सही है। अरावली पर्वतमाला में खनिजों के दिखता है, बिल्कुल सा है। अरावली पर्वतमाला मानसून के समांतर है तथा इस कारण राज्य में वर्षा कम होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन रीजन कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम होता है, सही है। अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग मैदानी जबकि पश्चिमी भाग मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, अरावली पर्वतमाला का कम विस्तार झुंझुनू में। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंच स्तर माउंट आबू जबकि सबसे निम्न स्तर है अपना पुष्कर झील अजमेर। राजस्थान का सबसे ऊंच स्तर माउंट आबू है जबकि निम्न स्तर सांभर झील जयपुर ग्रामीण है। आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली व दक्षिणी अरावली। वापस रिपीट, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ये चार्ट आप बना दीजिएगा। अब देखते हैं अपने अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी अरावली, किस किस में कौन सा भाग है, ये सारे दी गई, चोटियां दी गई इसके अंतर्गत। अब देखो एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो उत्तरी अरावली के अंदर सबसे पहले रघुनाथगढ़ शिखर, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। खो जयपुर के अंदर 920 मीटर। बैराज अलवर में 792 मीटर। बखाड़ा जयपुर ग्रामीण के अंदर 786 मीटर। बबाई ये नीम का थाना सीकर, नीम का थाना के अंदर जो कि नया जिला है, इसकी ऊंचाई है अपने 780 मीटर। फिर अगली है बिलाली 774 मीटर। फिर मनौर थाना ये जयपुर ग्रामीण के अंदर 747 मीटर। फिर है बैराट ये 704 मीटर है जो कि कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत है, ठीक है। वापस रिपीट, बैराट 704 मीटर कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत। जो मनौर थाना जोधपुर जयपुर ग्रामीण 747 मीटर। बिलाली 774 मीटर। बबाई नीम का थाना 780 मीटर। बखाड़ा 786 मीटर जयपुर ग्रामीण में। बैराज अलवर के अंदर 792 मीटर। खो जयपुर में 920 मीटर। और रघुनाथगढ़ सीकर ये 1055 मीटर। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर खो जयपुर 920 मीटर और थर्ड नंबर पर बैराज अलवर 792 मीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 450 मीटर है। फिर अगली है अपने मध्य अरावली। मध्य अरावली की चोटी की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 550 और 500 मीटर है। इसमें प्रमुख चोटियों की बात करें तो गौरमजी टाटगढ़, इसकी ऊंचाई है 934 मीटर, ये ब्यावर में। गौरमजी टाटगढ़ 934 मीटर ऊंचाई है, ये ब्यावर में। और दूसरी है तारागढ़ अजमेर के अंदर जिसकी ऊंचाई है 870, 872 और 873 मीटर। ये तीनों बुकों के अंदर अलग अलग दी जाती है। अगर आपको कहीं पे भी तीनों ऑप्शन दिख जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका आंसर होता है 870 मीटर। अगली अपनी दक्षिणी अरावली, इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ये सिरोही में। दूसरी है शहर जिसकी सबसे शहर ये भी सिरोही में, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तीसरी है बिलवाड़ा ये भी सिरोही में, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। 4 नंबर पे जरगा ये उदयपुर में, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। फिर अचलगढ़ ये सिरोही में 1380 मीटर। फिर आबूखंड ये भी सिरोही में, इसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। फिर अगला है कुंभलगढ़ राजसमंद, इसकी ऊंचाई अपने
1224 मीटर है। फिर है ऋषिकेश, ये भी सिरोही के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। फिर है कमलनाथ, ये उदयपुर में, इसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। और फिर है सज्जनगढ़, इसकी ऊंचाई है 938 मीटर और ये उदयपुर में है। वापस रिपीट करते हैं। दक्षिणी अरावली औसत ऊंचाई 1000 मीटर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर। फिर सेकंड नंबर पे शेर, ये भी सिरोही में 1597 मीटर। फिर दिलवाड़ा सिरोही के अंतर्गत 1442 मीटर। फिर जरगा उदयपुर में 1431 मीटर है। फिर अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। आबूखंड सिरोही में 1295 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर 1224 मीटर। कमलनाथ ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में 1000 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर। अब इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, दक्षिणी अरावली याद करने की ट्रिक क्या है कि गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुंभ ऋषि कमल सज्जन, तीनों के बारे में बोला है। गुरु से दिल में गुरु से दिल में जरा आशा रखो, यानी गुरु शिखर 1722 मीटर, से का मतलब शहर से 1597 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर, में ऑप्शनल है। फिर जरगा 1431 मीटर, आशा अचलगढ़ 1380 मीटर और आ से आबूखंड 1225 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, ऋषिकेश 1017 मीटर, ठीक है। कमलनाथ 1000 मीटर और सज्जनगढ़ 938 मीटर, जो कि अपने उदयपुर में स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं अपने उत्तरी अरावली की बात करें तो ये उत्तरी अरावली का मैप है। इसके अंदर देखिए आप, आबूखंड, पश्चिमी बनास नदी हो गई, दक्षिणी ये साबरमती नदी निकलती, सोम नदी निकलती, बेड़ज और बनास का जो भी संगम है देवगढ़ राजसमंद में, जिसको मेरवाड़ा पहाड़िया भी कहा जाता है। सांबर, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली जिसके अंदर शेखावटी पहाड़िया, रिंगस पहाड़िया, श्री माधोपुर पहाड़िया, तोरावटी पहाड़िया व मालकेत की पहाड़िया आदि स्थित है। अब इन्हें सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां से देखते हैं, ये सांबर बेसिन के अपने कौन सी अरावली है? सबसे पहले ये उत्तरी अरावली, ठीक है। ये सांबर बेसिन से सिंगाना तक है। उत्तरी अरावली सांबर बेसिन से सिंगाना तक है। इसमें निम्न पहाड़ियां आती है: शेखावटी पहाड़ी सीकर में, रिंगस पहाड़ी सीकर में, तोरावटी पहाड़ी सीकर में, मालखेत पहाड़ी सीकर में और श्री माधोपुर पहाड़ी नीमका थाना के अंतर्गत है। उत्तरी अरावली क्वार्टरजाइट तथा फाइलाटिस चट्टानों से मिलकर बनी। उत्तरी अरावली क्वार्टरजाइट तथा फाइलाटिस चट्टानों से मिलकर बनी है और इसमें क्रॉसका तथा काकनवाड़ी पठार हैं। फिर अगला है मध्य अरावली। इसका विस्तार सांबर बेसिन के पश्चिम से देवगढ़ तक है। मध्य अरावली, इसका विस्तार सांबर बेसिन के पश्चिम से देवगढ़ तक है। इसमें मेरवाड़ा की पहाड़ियां मेवाड़ तथा मारवाड़ को अलग करती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो कि मेवाड़ तथा मारवाड़ को अलग करती है, जिनका विस्तार अजमेर, ब्यावर व राजसमंद तक है। यह अरावली का सबसे सकरा भाग है। मध्य अरावली में सर्वाधिक अंतराल मिलते हैं। फिर अगला है अपना दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को दो भागों में विभाजित किया गया है: मेवाड़ पठार व आबूखंड। अब मेवाड़ पठार की बात करें तो मेवाड़ पठार, इसका प्रवाह क्षेत्र यानी कि नदियों का बहाव समांतर तथा दक्षिणावर्ती है। वापस रिपीट, मेवाड़ पठार का प्रवाह क्षेत्र समांतर तथा दक्षिणवर्ती है। ये इसी मेवाड़ के पठार से भारत ओब्लिक राजस्थान की जल विभाजक रेखा दक्षिण से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। वापस रिपीट, मेवाड़ पठार से भारत ओब्लिक राजस्थान की जल विभाजक रेखा दक्षिण से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर
चली जाती है। बोराट का पठार, ये भी एक जल विभाजक रेखा का कार्य करता है। फिर अगला है लसाड़िया पठार, ये स्लोम्बर में, ये मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। वापस रिपीट, लसाड़िया पठार स्लोम्बर में, जो मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। फिर अगला है अपना आबू खंड सिरोही, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कहीं कहीं 1727 मीटर भी बताई जाती है। वहां पे 1727 मीटर होने का तात्पर्य होता है उस चोटी के सबसे ऊपर टॉप में एक मंदिर बना हुआ, उस मंदिर की चोटी को काउंट किया जाता है, इस कारण से 1727 मीटर बताई जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था। यह पठार 19 किलोमीटर लंबा व 8 किलोमीटर चौड़ा है। इस पठार का ननरोग व टोडरोग आकृति की चट्टान है, यानी कि ननरोग और टोडरोग माउंट आबू शिखर में मिलती है, माउंट आबू सिरोही में मिलती है, जिसकी प्रमुख सबसे शिखर चोटी है गुरु शिखर चोटी, जिसे हमें कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं कि ये संतों का शिखर है। इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार लसाड़िया का पठार सिरोही है। इसी के साथ आगे राजस्थान के प्रमुख पठारों को और पहाड़ियों के बारे में चर्चा कल इसी क्लास में फिर मिलते हैं और उन्हीं टॉपिक को चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास इतनी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और आगे से आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद।